राजस्थान के धौलपुर के आर्य मंदिर समाज में एक शादी हो रही थी, जिस शादी में कई सारे लोग मौजूद ही नहीं थे, बल्कि हर व्यक्ति इस शादी को फुली तरीके से एंजॉय भी कर रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस शादी में ना तो लड़की के परिवार से कोई था और ना ही लड़के के घर का कोई था। पर इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों की शादी की गवाह मात्र एक 2.5 साल की बच्ची बनती है, और वो बच्ची किसी और की नहीं बल्कि उन दोनों की ही थी। पर यह शादी ऐसे क्यों हो रही थी, अगर इसकी पीछे की पूरी कहानी जानेंगे तो वाकई में इसे सुनने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक शहर पड़ता है भरतपुर, और इसी भरतपुर शहर का रहने वाला सचिन कुमार। सचिन, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, जो 12वीं की पढ़ाई करता है, पढ़ने में काफ़ी होनहार होता है। सचिन का एक रिश्तेदारी होती है धौलपुर में, जहाँ पे अक्सर वो आते जाते रहता है। एक दिन सचिन जब अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता है तो वहीं के बगल की रहने वाली अन्नू से मुलाकात होती है। अन्नू, जिसकी उम्र है अभी मात्र 15 साल, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। अन्नू और सचिन की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद से अन्नू और सचिन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, दोनों को जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाती है। इसलिए सचिन और अन्नू शादी करने का फैसला कर लेते हैं और इस शादी की पेशकश अपने परिवार वालों के सामने रखते हैं। सचिन जब अपने पिता से अन्नू से शादी करने की बात कहता है, ये सुन करके सचिन के पिता उसे फटकार लगाते हुए कहते हैं कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बेहतर सी नौकरी पा ले, उसके बाद से तेरी शादी कर दी जाएगी। चूँकि सचिन भी इतने उम्र में ज़्यादा नहीं था कि अपने पिता से इस मैटर को लेकर के बहस कर सके, इसलिए सचिन अपना मुंह बंद कर लेता है। पर अन्नू जब सचिन से शादी करने के लिए अपने परिवार वालों से बातचीत करती है, ये सुनकर अन्नू के परिवार वाले एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। दरअसल अन्नू के परिवार वालों को जब मालूम चलता है कि उसका प्रेम प्रसंग सचिन के साथ में चल रहा है, जानकर इस प्रकार से गुस्से में आ जाते हैं कि अब अन्नू का घर से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सचिन और अन्नू एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं कर पाते हैं। दोनों की मुलाकात तो नहीं हो पाती है, लेकिन बावजूद इसके फ़ोन पे एक दूसरे से ज़रूर बातचीत करते हैं। पर दोनों जब फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, आखिरकार एक दिन अन्नू के परिवार वाले फिर से उसे बातचीत करते हुए देख लेते हैं। पर इस बार अन्नू के परिवार वाले जब उसे फ़ोन पे बातचीत करते हुए देखते हैं, अब उन्हें डर सताने लगता है। दरअसल अन्नू के परिवार वाले सोचते हैं कि इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले, जल्दबाजी में उसकी शादी करने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी जब अन्नू को मालूम चलता है, अन्नू एक दिन फिर से मौका निकालकर सचिन के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे सारी बात बताती है। दरअसल अन्नू सचिन से रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी, जितना जल्द हो सके मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर के चलो। सचिन भी अन्नू से इतना काफ़ी प्यार करता था कि उसके बगैर रह ही नहीं सकता था। इसीलिए एक दिन मौका देखकर दोनों घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। इधर अन्नू के परिवार वालों को जब मालूम चलता है कि वो घर छोड़ करके फरार हो चुकी है, अन्नू के परिवार वालों को पूरा यकीन हो जाता है कि सचिन ही उसे भगा करके ले गया है। इसीलिए अन्नू के पिता नज़दीकी थाने में जाते हैं और सचिन के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। चूँकि अन्नू मात्र 15 साल की नाबालिग थी, इसीलिए पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस जब मुकदमा दर्ज कर लेती है, उसके बाद से दोनों को ढूंढने के लिए सबसे पहले अन्नू के गांव में जाती है और सचिन का जो रिश्तेदार होता है उसे लेकर के सचिन के घर पे जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात सचिन के माता पिता से होती है। पुलिस जब सचिन के माता पिता से दोनों के बारे में पूछताछ करती है, तो सचिन के पिता जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि दोनों घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं, क्योंकि सचिन यहाँ पर आया ही नहीं है। उसके बाद से पुलिस अब सचिन के जितने भी रिश्तेदार होते हैं सब जगहों पे जाती है, हर जगहों पे जा कर के ढूंढती है, लेकिन बावजूद इसके दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस भी आराम से नहीं बैठती है। धीरे धीरे लगभग 1 महीने का जब समय गुजर जाता है, दोनों का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। साथ ही साथ राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के नज़दीकी थानों में दोनों का फ़ोटो सर्कुलेट करती है और कहती है कि अगर दोनों कहीं दिखाई दे, इस बात की जानकारी थाने में ज़रूर दी जाए। पर जैसे ही 1 महीने का और समय गुजरता है, अब इधर अन्नू के परिवार वालों को लगता है कि शायद अन्नू अब इस दुनिया में ही नहीं है,
क्योंकि दोनों जब घर छोड़ करके फरार हुए तो उसके बाद से सचिन का मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ बता रहा था और उसके बाद से दोनों कहीं दिखाई भी नहीं दिए थे। पर जैसे ही लगभग 8 महीने का समय गुजरता है, एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब सचिन उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में दिखाई दिया है। दरअसल सचिन जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा शहर का ही रहने वाला है। खबरी जैसी इस तरह की सूचना पुलिस को देता है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ उस लोकेशन पे जाती है जहाँ पे पुलिस को सचिन और अनु दोनों मिल जाते हैं। लेकिन पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि अनु 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके धौलपुर लेकर आती है और इस बात की जानकारी अनु के परिवार वालों को देती है। इधर अनु के परिवार को जब मालूम चलता है, थाने में पहुंचते हैं। जब अपनी बेटी को 7 महीने का गर्भवती देखते हैं, देखने के बाद भी बेहद ही खुश होते हैं। दरअसल अनु के परिवार वालों को इस बात की खुशी होती है कि उनकी बेटी अभी जिंदा है। पुलिस जब दोनों को अदालत में पेश करती है, अनु चीख चीख करके अदालत में कहती है कि मुझे अपने माता पिता के साथ नहीं जाना है, बल्कि अपने पति सचिन के साथ रहना है। चूँकि मामला दर्ज हो चुका था, इसीलिए पुलिस सचिन को जेल भेज देती है और फिर अनु को बालिका गृह में भेज देती है। हालांकि अनु जब बालिका गृह में जाती है, वहाँ पे उसका बेहतर तरीके से देखरेख किया जाता है। समय समय पे उसका ट्रीटमेंट भी होता है। जब 2 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार समय के अनुसार अनु एक बेटी को जन्म देती है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। लेकिन अनु जब अपनी बेटी को जन्म देती है, इस बात की जानकारी जब उसके परिवार वालों को मालूम चलता है, जाकर के अनु से मुलाकात करते हैं और उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तुम घर चली आओ। लेकिन अनु अपने परिवार वालों से कहती है कि मैं सचिन के साथ ही रहूँगी। अनु के परिवार वाले जब अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं, अनु जब अपने घर वालों की बात नहीं मानती है, आखिरकार उसके परिवार वाले उसे छोड़ देते हैं। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, इधर सचिन बेल पे छूट करके अपने घर आता है। सचिन जब अपने घर पे पहुंचता है, जब उसे मालूम चलता है कि अनु ने एक बेटी को जन्म दिया है, यह जानकर सचिन भी काफ़ी खुश होता है। इसीलिए सचिन जा कर के एक वकील से मुलाकात करता है और कहता है कि मुझे अनु से शादी करनी है। हालांकि उस वक्त भी अनु अभी बालिग नहीं हुई थी। इसीलिए वकील अब सचिन को सुझाव देते हुए कहता है कि जब तक अनु बालिग नहीं हो जाती, तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने शादी कर भी लिया तो ये कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाएगा। इसीलिए सचिन अब समय का इंतजार करने लगता है। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी इधर धौलपुर के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह परमार को मालूम चलता है, जाकर के दोनों की कहानी सुनते हैं। उसके बाद से विजेंद्र सिंह बीड़ा उठाते हैं कि दोनों की शादी हमारी टीम कराएगी। जैसे ही अनु 18 साल की हो जाती है, बालिका गृह से बाहर आ जाती है। उसके बाद से पिछले साल 16 अक्टूबर को सचिन और अनु इसी धौलपुर के आर्य समाज मंदिर में जाते हैं, जहां पे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह कुछ पुलिस फोर्स को बुला करके ले जाते हैं और दोनों की शादी कराते हैं। तब तक अनु की बेटी लगभग 2.5 साल की हो चुकी थी। हालांकि इस शादी में ना तो अनु के परिवार वाले शामिल होते हैं और ना ही सचिन के ही घर से कोई आता है। दोनों की शादी की गवाह सचिन की मात्र 2.5 साल की बेटी ही बनती है। लेकिन सचिन जब अनु से शादी कर लेता है, उसके बाद से अनु को लेकर अपने घर पे जाता है। हालांकि सचिन जब अनु से शादी करके अपने घर लेकर के जाता है, तो सचिन के घर वाले भी अनु को अपना लेते हैं। उसके बाद से सचिन अपने ही घर में अपनी पत्नी अनु के साथ बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है चंद्रमोहन राजवाड़े। चंद्रमोहन राजवाड़े जो जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। दूसरे जो मेरे व्यूअर हैं, उनका नाम है संतोष कुमार। संतोष कुमार की पत्नी का नाम है रामकली। संतोष कुमार के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है आदर्श और बेटी का नाम है साधना, जो रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं इकबाल सरदार। इकबाल सरदार के बेटे का नाम है राजपरीत सरदार। इकबाल सरदार का एक पोता है जिसका नाम है ओंकार सरदार, जो जोड़किया श्री गंगानगर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।